तो वेलकम 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 वेलकम। अगर आप भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं सितंबर 2026 के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वीडियो आपको 5 से 10 एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए हेल्प कर देगा। कैसे 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 सर, बताइए फटाफट से। ये वीडियो एग्जामिनर रिपोर्ट की बात करने वाले हैं। देखियो, देखो, आप भी जानते हो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एक ऐसा सब्जेक्ट समझा जाता है जो बच्चे जल्दी से पास नहीं कर पाते। उसका रीजन ये नहीं है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता। उसका रीजन ये है कि बच्चों को ये नहीं पता कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेगा और किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आंसर मांगता है एग्जामिनेशन के अंदर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे समझ नहीं पाते कि एग्जामिनर चाहता क्या है, और इसी कारण सबसे ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स पेपर में अंदर इस पीएम के अंदर फेल होते हैं। हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले से बच्चे करते आए हैं, और हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम बोलते हैं कि लास्ट 3 से 4 एग्जामिनर रिपोर्ट्स को जरूर जरूर समझ के आएंगे, राइट, जरूर पढ़ के आएंगे। और अगर आप किसी वजह से एग्जामिनर रिपोर्ट को खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आप उस एग्जामिनर रिपोर्ट को, जो मोस्ट रीसेंट एग्जामिनर रिपोर्ट को है, उसको आपके लिए कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसको आप यहां से बिल्कुल उसको क्रक्स में समझ सकते हैं, उसको एक समराइज्ड फॉर्म में समझ सकते हैं। चलिए जी, विदाउट एनी फर्दर रिड्यू फटाफट से हम एग्जामिनर रिपोर्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर रिपोर्ट इस बार कहती क्या है। एग्जामिनर्स हमसे चाहते क्या है जी। दिस इज एग्जामिनर रिपोर्ट मार्च जून 2026। देखो, जनरली एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर जैसा रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन सेक्शन ए के, 5 क्वेश्चन सेक्शन बी के डिस्कस किए जाते हैं, और एक या दो क्वेश्चन सेक्शन सी से डिस्कस किए जाते हैं। और ऐसा ही इस एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर भी जितने भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, वो सभी सभी आपको एसीसीए के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप वहां पर जा सकते हैं, इन सवालों को वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारा इस वीडियो के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपली वो है कि देखा जाए कि किन पॉइंट्स के ऊपर सवाल आ रहे हैं और बच्चे वहां पर क्या गलती कर देते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, आप पहले ही जानते होंगे कि आपका एग्जामिनेशन, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 3 सेक्शंस के अंदर होने वाला है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, राइट। सेक्शन ए के अंदर आप जानते हैं आपके पास क्या होने वाला है, 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं, राइट, ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी के अंदर आपके पास 3 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज होने वाली हैं। 3 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज होने वाली हैं, हर किसी के अंदर 5 ओटीक्यूज होंगे, राइट, ऑफ 2 मार्क्स ईच अगेन। एंड सेक्शन सी के अंदर आपके पास 2 केस स्टडीज होने वाली हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स बोल सकते हैं आप उसको, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, और दोनों 20 मार्क्स ईच के होने वाले हैं। ऑब्वियसली ये 20 मार्क्स में ऐसा नहीं है कि सब पार्ट्स नहीं होते, इसमें सब पार्ट्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। और ये आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनाता है जी। ये आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनाता है। चलिए जी, सेक्शन ए के सवालों के साथ शुरू करते हैं। जो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है, वो क्वेश्चन दिया गया है आपका हाइलो मेथड के ऊपर से। बहुत ही सिंपल सवाल है, हाइलो मेथड का क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो आपको उन्होंने बोला है कि एक्टिविटी दी है 2 यूनिट्स पर, टोटल कॉस्ट दी है। आपको बोला गया है 12,000 यूनिट पर और 18,000 यूनिट के ऊपर आपको कॉस्ट निकालनी है। एक थ्योरी के अंदर बोल लीजिए, या लाइंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर एक और इंफॉर्मेशन दी है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जो 2,000 पे स्टेप अप कर जाती है जब 12,500 यूनिट से ज्यादा बनते हैं। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को मिस कर जाएंगे तो आप हमेशा गलती करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, आपको स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। दूसरा दूसरा उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। अगर आप कुछ भी मिस कर जाएंगे तो आपका सवाल गलत होने के चांसेस हैं, राइट। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आप सिंपली हाइलो मेथड लगाते तो इसको इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे? मेरे पास 10,000 यूनिट्स पे कॉस्ट गिवन है, राइट, उसमें मेरे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, 15,000 पे भी गिवन है। 10,000 में तो सेमी वेरिएबल लगेगी भी नहीं, राइट, 15,000 पे भी गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, 15,000 में से 15,000 यूनिट्स की जो कॉस्ट है 26,000,
15,000 यूनिट्स पे जो कॉस्ट है 26,000, तो उसमें से पहले सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकाल दें। ठीक है जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहां तक पहुंच जाती है, तो 24,000 बचता है। इसको डिवाइड कर देंगे 15,000 से, आई वुड गेट द वेरिएबल कॉस्ट। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई विच इज 1.6 पर यूनिट। यही वेरिएबल कॉस्ट को 10,000 यूनिट्स में डालेंगे तो हमारे पास नीचे वाली 12,500 यूनिट से नीचे वाली कॉस्ट के अंदर जो फिक्स्ड एलिमेंट है या सेमी वेरिएबल एलिमेंट है वो निकल के आ जाएगा, विच इज $1,700। इससे आपका आंसर निकल आएगा। अब सेम को आप 12,000 यूनिट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और 18,000 यूनिट पे भी, एंड यू वुड गेट योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं। देन सेकंड ट्रू फॉल्स का सवाल है। ट्रू फॉल्स है, राइट। आपको बताना है कौन से यहाँ पर जो सिचुएशंस गिवन है आपको, जो आपको रेलेवेंट स्टेटमेंट्स गिवन है, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। इसको आप किसके बेसिस पे बना सकते हैं, ये क्वेश्चन किसके ऊपर बनाया गया था? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल के ऊपर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल के ऊपर है। उन्होंने पूछा है कि कौन सा लॉजिकल कंट्रोल है, पर्सोनल कंट्रोल है और कौन सा एक्सेस कंट्रोल है। आपको बताना है स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर फॉल्स है, राइट। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। जब आप रीड करेंगे आप अगेन इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली गलती इन दो के अंदर होने की चांसेस है। यहाँ पर उन्होंने बोला है ऑल स्टाफ कंप्यूटर्स बीइंग रिस्ट्रिक्टेड सो दैट दे कैन नॉट बी कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल डिवाइस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये पर्सोनल कंट्रोल है क्या? नहीं जी, ये पर्सोनल कंट्रोल नहीं है। दिस इज अ फिजिकल कंट्रोल, ये फिजिकल कंट्रोल है। तो ये पर्सोनल कंट्रोल नहीं है, दिस इज अ फॉल्स स्टेट। ऐसा ही उन्होंने बोला है ऑल स्टाफ विद एक्सेस टू दिस पर्सनल डाटा हैविंग टू साइन अ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेस कंट्रोल। नहीं, ये पॉलिसी कंट्रोल, पॉलिसी से हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसके कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, कॉन्सेप्ट के लिए ऑब्वियसली आप रेलिवेंट चैप्टर पे जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ बताना है कि इस तरह का सवाल आ रहा है और बच्चे कहाँ गलती करते हैं। तीसरा सवाल जो इसके अंदर आ रहा है दैट इज रिगार्डिंग एबीसी। रिगार्डिंग एबीसी, एबीसी क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उन्होंने बोला है इन चारों में से कौन सी कॉस्ट आपको लगता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कॉस्ट वुड बी बेटर एलोकेटेड। मतलब आपको कंपेयर करना है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को, और बताना है कि कौन सी कॉस्टिंग में से आपको लगता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बेटर एलोकेट हो जाएगी। देखो, नॉर्मल मटेरियल लॉसेस है फ्रॉम अ वेस्टफुल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सैलरी कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर एट क्रिसवेल वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट प्लांट, environmental fines related to a specific event for one product, salary cost of environmental staff assigned to one production area। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए, सी एंड डी तीनों डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये तीनों डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। सिर्फ इसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो इसको हम बेटर एलोकेट कर पाएंगे एबीसी। तो करेक्ट आंसर आपका बी। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर आपसे आपसे जो सवाल पूछा गया है, आपसे किस तरह का सवाल पूछा है? आपको पूछा गया व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू एट एन आउटपुट लेवल ऑफ दिस मच यूनिट्स टू द नियरेस्ट होल डॉलर्स। आपका सवाल है डिमांड फंक्शन के ऊपर। आपको क्या गिवन है? आपको बताया है कि फॉर एवरी इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एनुअल सेल्स और डिमांड वुड डिक्रीज बाय 1500 यूनिट्स। अब बच्चे काफी बार इसको रिलेट नहीं कर पाते कि किस टॉपिक से सवाल है। ये सिंपली डिमांड फंक्शन का क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि प्राइस की बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रही है, तो दैट इज डिमांड फंक्शन, दैट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन को यूज कीजिए और इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए। बेसिक सा क्वेश्चन है, वैल्यूज को आपको पुट करना है और आपके पास वैल्यू आ जाए। अब अभी तक जो सेक्शन ए के आपने क्वेश्चंस देखे, चार तरह के क्वेश्चंस हैं। एक हाइलो मेथड के ऊपर था, एक डिमांड फंक्शन के ऊपर, बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस। देन दो क्वेश्चंस, एक आपका टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर था, एंड एक क्वेश्चन आपका एबीसी कॉस्टिंग के ऊपर था। ठीक, दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में आए, कैलकुलेशन पूछ रहे थे। बाकी दो क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे। तो आपके पास सेक्शन ए के अंदर एक मिक्सचर आएगा,
कैलकुलेशन का भी और एप्लीकेशन का भी, राइट। बच्चे कहाँ गलती करते हैं? बच्चे कैलकुलेशन वाला पार्ट तो ठीक करके आते हैं, गलती होती है एप्लीकेशन वाले पार्ट के ऊपर। जैसा ये एबीसी का सवाल था। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी उसकी सूटेबिलिटी समझ पाएंगे। अगर आप एबीसी कॉस्टिंग को समझते हैं कि उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, तब आप उसकी सूटेबिलिटी को समझ पाएंगे। तो आपको अपनी पढ़ने की अप्रोच आज से ही बदलनी, अभी से बदल लेनी है। अभी आपके पास समय है, लगभग 20 से 22 दिन का समय है, राइट। और आप इसको आज ही अपनी रीडिंग अप्रोच को बदलेंगे, कॉन्सेप्ट को सिर्फ कैलकुलेशन की नजर से नहीं देखेंगे। दिस पीएम इज नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन का सब्जेक्ट। आपको यहाँ पर ये थिंकिंग सब्जेक्ट है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। यही यही सबसे बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। सेक्शन बी के अंदर आएंगे, सेक्शन बी में भी आप सेम चीज नोटिस करेंगे। आप देखेंगे उन्होंने आपको वेरिएंसेस निकाल कर दिए हैं। उन्होंने बोला है फॉलोइंग मटेरियल वेरिएंसेस, वेरिएंसेस के ऊपर सवाल है, वेरिएंसेस के ऊपर हमेशा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा सवाल आता ही है लगभग। आपको वेरिएंसेस कैलकुलेट करके दिए हैं बच्चे, और आपको क्या बोला है, आपको क्या बोला है जी, आपको सवालों में देखो क्या पूछा है। पहला सवाल पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ वैलिड रीजन फॉर मटेरियल प्राइस रीजन वेरिएंस। कैलकुलेशन पूछी नहीं, वेरिएंस निकाल के दे दिया और पूछा क्या रीजन की वजह से, ये चारों रीजंस में से बताओ कौन सा रीजन हो सकता है मेरे मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। जरा सवाल देखना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस मेरा फेवरेबल आ रहा है, तो हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जिसकी वजह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आप विद इन अ मिनट इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, इसको आंसर करके दिखाएंगे, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। मोर रॉ मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड, तो ये रॉ मटेरियल यूज का जो भी है ये प्राइस से रिलेटेड है नहीं, ये तो मेरा बेसिकली मेरा यूजेज वेरिएंस हो गया। सैलडो हैज बीन सोल्ड टू कस्टमर्स फॉर लोअर प्राइसेस, ये तो सेल्स वेरिएंस हो गया। परचेज प्राइस फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज्ड वाज हायर देन एक्सपेक्टेड, अच्छा ये प्राइस वेरिएंस की बात कर रहा है। पर क्या ये फेवरेबल प्राइस वेरिएंस की बात कर रहा है? ना ना भैया, ये तो अनफेवरेबल एडवर्स प्राइस वेरिएंस की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं है। तो आखिरी होना चाहिए रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैव ऑफर्ड ट्रेड डिस्काउंट्स, बिल्कुल यही है जी, इसकी वजह से मेरे को प्राइस वेरिएंस फेवरेबल मिल रहा है। सिमिलर तरह का क्वेश्चन टू भी है, यहाँ पर उन्होंने बोला वैलिड इंटरप्रिटेशन क्या है आपकी मटेरियल मिक्स वेरिएंस की, मटेरियल मिक्स वेरिएंस की क्या वैलिड इंटरप्रिटेशन है। तो रीजंस और इंटरप्रिटेशन के ऊपर सवाल पूछ रहा है, कैलकुलेशन पे अभी तक तो आया ही नहीं, अभी तक तो कैलकुलेशन पे आया ही नहीं। आइए जी, व्हाट वाज द एडवर्स मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अब आया सवाल कैलकुलेशन के ऊपर। अब इसमें भी जो आपने आपसे सवाल किया है उसने, वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस पे किया है, जो कि आपके एडवांस्ड वेरिएंसेस है, जिसको हम एडवांस्ड वेरिएंसेस बोल देते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस के ऊपर करा है सवाल जाकर। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, बेसिकली ये AQSM निकालना नहीं आता है बच्चे। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मटेरियल क्या होता है, जो भी मेरा टोटल टोटल एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, सॉरी, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है, जो भी मेरा टोटल क्वांटिटी लगा है एक्चुअली, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, जो मेरा टोटल क्वांटिटी लगा है एक्चुअल में, उसको मैं स्टैंडर्ड मिक्स में मल्टी डिवाइड कर देता हूँ, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर देता हूँ। बस उसी से मेरी AQSM निकल जाती है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, और इससे मेरा मिक्स वेरिएंस निकलता है। इन दोनों के डिफरेंस से मेरा मिक्स वेरिएंस निकलता है। कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअली मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला, कंसेप्चुअली एज आई सेड आपको जाकर अपने वीडियोस को, अपने लेक्चर्स को देखना है, अपने नोट्स को देखना है, अपनी बुक को देखना है और इसको समझना है, राइट। बट यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, इसका आप खास ध्यान रखेंगे। ओके, व्हाट वाज द फेवरेबल मटेरियल यील्ड वेरिएंस, अगेन एडवांस वेरिएंसेस के ऊपर का पोर्शन है, आपको देखना है कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या है। आपसे उन्होंने बेसिक वेरिएंसेस जो थे उसकी एप्लीकेशन पूछी, और कैलकुलेशन किसकी पूछी, एडवांस वेरिएंसेस की। तो आप थॉट प्रोसेस समझ रहे हैं, ये समझते हैं कि आप एमए में बेसिक वेरिएंसेस पढ़ के आए हैं, तो उसके ऊपर सवाल आपको कैलकुलेशन का नहीं दे रहे, आपसे सवाल पूछ रहे हैं एडवांस वेरिएंसेस के ऊपर या एप्लीकेशन ऑफ बेसिक वेरिएंसेस के ऊपर।
आई होप दिस इज क्लियर। पांचवें सवाल पे आते हैं। By clicking on the relevant boxes in the table below, whether each of the following statements relating to material mix variances and yield variances true or false. Mixed variances are only meaningful if an organization can vary the actual mix of materials. बिल्कुल बिल्कुल मेरे को मिक्स वेरिएंसेस तभी देखने हैं या तभी देखने का फायदा है जब मैं एक्चुअल मिक्स बदल सकूं। अगर मैं एक्चुअल मिक्स बदल ही नहीं सकता तो उसका कोई फायदा नहीं है। एडवर्स मिक्स वेरिएंस विल ऑलवेज गिव राइज टू एन एडवर्स यील्ड वेरिएंस। ना भैया ना, ऐसा नहीं है। हमने बहुत बार देखा है कि यील्ड वेरिएंस, एक वेरिएंस पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। एक पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है एक वेरिएंस मेरा एडवर्स है दूसरा फेवरेबल है, ऐसा हमने बहुत बार देखा है। तो ये फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यही करेक्ट आंसर। आप अगर देखें, आपका सेक्शन बी के क्वेश्चन को देखें तो मोर देन 50%, पांच में से तीन सवाल एप्लीकेशन बेस्ड। आपको कैलकुलेशन आती है नहीं आती, अगर आपको वेरिएंस का मतलब समझ आता है ना तो आप तीन सवाल सही करके आते हैं। अगर आपको वेरिएंसेस का मीनिंग समझ आता है कि वेरिएंसेस है क्या और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और यही अगर आपको सिर्फ कैलकुलेशन का रट्टा लगा हुआ है कि ये ऐसे ऐसे करके माइनस करके इसको निकाल देंगे, तो आप दो सवाल ठीक कर पाएंगे, तीन गलत कर देंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, ये पेपर एप्लीकेशन का है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का नहीं, राइट। चलिए जी, आते हैं हम अपने सेक्शन सी के ऊपर। जी नॉश कंपनी वाला एक क्वेश्चन है। जीनॉश कंपनी आपको बताया है कि एक ऐसी कंपनी है, जीनॉश या गनॉश जो भी बोलना चाहिए, जीनॉश या गनॉश। ये पूरा क्वेश्चन आपको अवेलेबल है, अवेलेबल है एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं क्वेश्चन के, क्योंकि वो भी एग्जामिनर रिपोर्ट का पर्पस समझते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट का पर्पस है सिर्फ और सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना कि पेपर में कैसा कैसी चीजें आ सकती हैं और उसको किस किस तरह की किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है। जी नॉश वाला क्वेश्चन है जी। एक आपको यहाँ पर फिट्जगर्ड एंड मून बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो पहली बात, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर जिसको हम बोले कि ये नॉन इम्पोर्टेंट है, ये नॉन लेसर इम्पोर्टेंट है। आपको हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल वेटेज के साथ पढ़ना है, तो बड़ा ध्यान से इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये फिट्जगर्ड एंड मून वाले मॉडल के ऊपर सवाल है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर, राइट। इसके अंदर आपको क्या बोला था, यूजिंग द डायमेंशंस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इन द परफॉर्मर प्रोवाइडेड एनालाइज जी नॉइस परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। आपको परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए बोला था, राइट। और कैलकुलेशंस के लिए, जो आप सपोर्ट करने के लिए कैलकुलेशंस यूज करते हैं, उसके लिए 6 मार्क्स अवेलेबल थे, बाकी 8 मार्क्स एनालिसिस, परफॉर्मा, इन सब के थे। 6 मार्क्स आपके कैलकुलेशंस के थे। अब आपको जनरली ऐसा नहीं बोला जाता, बट इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक मॉडल यूज करने के लिए बोला गया था, तो आपको वो स्पेसिफिक मॉडल की समझ होनी बहुत जरूरी है, राइट, राइट। उसमें आपको क्या करना है, एक तो पहले सबसे पहले सूटेबल मेजर्स देखने हैं जिससे आप परफॉर्मेंस को असेस करेंगे। किन किन आइटम्स से देखकर आप परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, वो चूज करना सबसे सबसे जरूरी है, राइट। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेजर करना जरूरी नहीं है, आपको शो करना भी जरूरी है। कैलकुलेशन के साथ साथ आपको एनालाइज करना भी जरूरी है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो किस वजह से बढ़ कम हो रही है, अगर क्वेश्चन के अंदर इनफ इंफॉर्मेशन है। नहीं तो आपको बताना है कि बेटर कौन सी सिचुएशन है, लेसर प्रॉब्लमेटिक कौन सी सिचुएशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं लिखूंगा कि जीपी मार्जिन डिक्रीज हो गया है 69.6 से 67.8, ना ना बच्चे ना। मेरे को ये भी इंडिकेट करना जरूरी है कि आइदर प्राइसेस हैड डिक्रीज्ड और कॉस्ट हैड इंक्रीज्ड। मेरे को इसके रीजन तक जाने की जरूरत है, और अगर आप कर सके तो उसकी फ्यूचर इम्प्लीकेशन की बात करने की भी जरूरत है। मतलब आप कैसे आंसर करेंगे, पहले तो कैलकुलेशन करेंगे बच्चे, कैलकुलेशन के बाद उसके रीजंस या कॉजेस को फाइंड आउट करने की बात करेंगे जो पॉसिबल हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, उसको अप्लाई करके बताएंगे। नहीं तो आप जो एनालाइज कर सके
जिसकी वजह से एक जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर तो वो रीजंस लिखेंगे, एंड फ्यूचर के लिए वो क्या इम्प्लाई करता है वो भी आपको लिखना चाहिए, राइट। जैसे इस स्ट्रॉन्ग आंसर इसमें क्या होता, उन्होंने बोला सवाल के अंदर बताया गया था कि मार्केट कॉम्पिटिटिव है, तो अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव है तो आपको हो सकता है कि सेलिंग प्राइसेस डिक्रीज करने पड़े, राइट। तो ऐसा आप अपने आंसर में अगर लिखेंगे तो पूरे नंबर पाएंगे। सिमिलरली आरओसीई की कैलकुलेशन उन्होंने बोला कि अगर आप बोल दें कि मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया है इतने से इतने पे, तो दिस इज नॉट एन एनालिसिस परफॉर्मेंस। क्या बेटर होगा, क्या बेटर होगा आप बोले कि दिस इंडिकेट्स पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सिर्फ कैलकुलेट करके नहीं देना, आपको बताना है कि इसमें परफॉर्मेंस मेरी गिर रही है, राइट। तो इसके बारे में ये ऐसा आपको आंसर करना है, राइट। अब उन्होंने क्या बोला, देयर वर 14 मार्क्स अवेलेबल फॉर दिस क्वेश्चन, टू कैलकुलेशंस थी, दो कैलकुलेशंस थी, एंड अ डिटेल्ड कमेंट ऑन व्हाट दीस से अबाउट जीनोस परफॉर्मेंस पर डायमेंशन वुड हैव बीन इनफ टू स्कोर वेरी वेल हियर, राइट। तो आप दो अच्छी कैलकुलेशंस के साथ अपना डिटेल्ड कमेंट देते दोनों के ऊपर तो अच्छे मार्क्स मिलते। चलिए भी, अब उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आइडेंटिफाइज थ्री एस्पेक्ट्स टू कंसिडर व्हेन सेटिंग टारगेट्स, ओनरशिप, अचीवेबिलिटी एंड फेयरनेस। यूजिंग these aspects to effectively aspects of effective standards, assess HR directors proposal to include quality inspectors scores as a factor in determining managers bonuses। इस सवाल को आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन की जगह अगर ब्रेक डाउन कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे इन एस्पेक्ट्स, अपने थॉट प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर देंगे, अपने आंसर को भी ब्रेक डाउन कर देंगे, तो वो हेल्प करेगा। कैसे, आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते थे, आप पहले देखेंगे कि क्या ये एचआर डायरेक्टर का प्रपोजल मेरे को इन एस्पेक्ट्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, हाँ या ना। फिर बोलेंगे कैसे हेल्प करेगा और कैसे हेल्प नहीं करेगा, उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, दोनों एस्पेक्ट्स लिखेंगे, हाँ वाला भी ना वाला भी। तो ऐसे 3 पॉइंट्स के अंदर अगर मैं कवर कर दूंगा तो ये मैं 6 मार्क्स गैदर कर पाऊंगा। उन्होंने भी यही बोला कि अगर आप इसको ऐसा देखेंगे कि ये दो दो मार्क्स के तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू कमेंट ऑन दिस, इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। पहले तो ये एक डिफरेंट से कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल है। आप ऐसा बिल्कुल भी एक एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाएंगे कि इसी में से सवाल आता है जी, इसी में से सवाल आता है ना, ना भैया ना। आप कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाएंगे, जो भी सवाल आया उसको अच्छे से डील करेंगे, राइट, अच्छे से डील करेंगे। और दूसरा, जितना आप अपने थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन को आंसर करते हुए अपने थॉट प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर सके उतना अच्छा, एंड बेटर वुड बी कि आप ऐसे आंसर के अंदर हेडिंग्स दे दें। ये तीन अगर हेडिंग्स करके आप आंसर करते और तीनों का सही कमेंट लिख पाते तो आप बिल्कुल इसके अंदर पूरे मार्क्स बिल्कुल पाते। देन कम्स बैम्बर्ग कंपनी वाला सवाल, राइट। ये कहां पर आता है, ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के ऊपर है, ये सवाल डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में से है, राइट। आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या सवाल किए गए हैं, इसमें पार्ट्स सब पार्ट्स कई दिए गए हैं, कई सब पार्ट्स दिए गए हैं, राइट। पहले ए पार्ट है उसके दो सब पार्ट्स हैं, देन बी पार्ट है उसके तीन सब पार्ट्स, राइट। पहले उन्होंने बोला है आपको एक टेबल बनाना है शोइंग टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट एट द प्राइसेस प्रोवाइडेड इन द मार्केट रिसर्च कंपनीज एस्टिमेट्स। आपको एक प्राइस पे नहीं, आपको पूरा का पूरा टेबल बनाना है। तो ये कई बार बच्चे गलती करते हैं, राइट। यहाँ पर एक गलती होती है, आपको सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको टेबल बनाने के लिए बोला है, टेबल बनाने के लिए बोला है, डिफरेंट वेरियस आपको जितने भी सिनेरियोस गिवन है सबको एनालाइज करने के लिए बोला है, सबके लिए डिटेल्ड कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। दूसरा, आपको टेबल को यूज करते हुए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस बताना है, आउटपुट लेवल बताना है, एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो वही एम आर इक्वल टू एमसी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। उस कॉन्सेप्ट से आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस निकालना है, आउटपुट लेवल निकालना है। डिसीजन मेकिंग में हम ये पढ़ के आते हैं, बेसिक सा सवाल है, आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे, इसमें कोई भी डिफिकल्ट बात एज सच नहीं है, राइट, राइट। तो इसको अगर आप अप्लाई करेंगे आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस 8 मार्क्स आई वुड से वाज मोर ऑफ न्यूमेरिकल, यहाँ पर न्यूमेरिकल बात, यहाँ पर न्यूमेरिकल की बात,
अब उन्होंने आपसे क्या बोला, उन्होंने बोला कि डिस्कस करिए वेदर बैंबर्ग कंपनी कुड यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज व्हेन प्राइसिंग इट्स न्यू इंजन। ये तीनों प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को यूज कर सकता है या नहीं। चार चार मार्क्स में ये सवाल पूछे गए हैं, तीन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है, तो आपको कैसे आंसर करना है इस केस के अंदर। मैं आपको अप्रोच अगर समझाना चाहूं तो कैसे आंसर करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। यहां पर उन्होंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग। सबसे पहले आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग होती क्या है, इसको डिस्क्राइब करो। फिर आप अपने सिनेरियो पे अप्लाई करके उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका आंसर दीजिए। तो से पहले आपको डिस्क्राइब करने के भी नंबर मिल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। राइट, उन्होंने पूछा क्या है, क्या बैम्बर्ग कंपनी इन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकती है, क्या यूज कर सकती है या नहीं। बस, अच्छी होगी बुरी होगी वो आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको सूटेबल इनमें से प्राइसिंग चूज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव प्राइसिंग मेथडोलॉजी बताने की जरूरत नहीं। आपको बस ये बताना है कि ये क्या अप्लाई हो सकती है या नहीं। सिंपल सी बात। तो आपको एप्लीकेशन बतानी कि पॉसिबल है ऐसे केस के अंदर या नहीं। तो आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग कब लगती है, जब मेरे पास एक मेन प्रोडक्ट हो, एक कुछ सब प्रोडक्ट्स भी हो, जैसे स्पेयर पार्ट्स। तो क्या ऐसे ऐसे केस के अंदर, हमारे केस के अंदर वैसा कुछ है, अगर है तो अप्लाई हो जाएगी, नहीं है तो नहीं होगी। मार्केट स्किमिंग कब होगी, जब मेरा मार्केट के ऊपर कंट्रोल है या मेरा प्रोडक्ट मैं ऐसे मोनोपोली में बेच सकता हूँ। क्या वो पॉसिबल है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे इस केस के अंदर आपको पता लगेगा वैसा पॉसिबल हो पाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाएगी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब करते हैं, जब मेरी डिफरेंट डिफरेंट तरह की मार्केट्स हो। राइट, तो मैं अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइसेस के ऊपर बेच सकता हूँ। तो क्या डिफरेंट मार्केट्स में मैं जा रहा हूँ और डिफरेंट डिफरेंट तरह की मार्केट्स हैं, तो यस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पॉसिबल होगा, मैं ऐसा लिख कर आ जाऊंगा, बस दैट्स इट। इसके ऊपर ये अच्छा होगा बुरा होगा उसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं करने। राइट, उसके अलावा कुछ जेनरिक नोट्स हैं जो आपको दिए गए हैं। राइट, कुछ यहाँ पर दिए, एक आधा मैं भी ऐड कर दूंगा इसके अंदर। आपसे सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपको अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है, ट्रंकेट नहीं करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेशन, ट्रंकेशन होता है अपने आंसर को छोटा करना, राउंड ऑफ इज समथिंग एल्स। मतलब जैसे 5.67 आपका राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5.6 नहीं बनता बच्चे, दिस इज 5.7। आई होप आप समझते हैं राउंडिंग ऑफ मतलब, अगर 5.67 है तो दिस वुड बी 5.7, एंड अगर 5.64 या इससे नीचे है, 5 से नीचे है नंबर, तो ये 5.6 होगा। अगर आप 5.67 को भी 5.6 लिख रहे हैं तो दैट इज ट्रंकेशन, दिस इज नॉट राउंडिंग ऑफ, आपका आंसर गलत होगा, आपका आंसर गलत होगा। राइट, उसके अलावा कुछ जनरल नोट्स में आपको क्या और बताया गया है, आप अपनी एग्जाम प्रेपरेशन में आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ प्लीज फेमिलियर हो जाइए। जो आपको स्प्रेडशीट मिलती है उसको उससे उससे फेमिलियर हो जाइए। क्या कीजिए, उसमें जो फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, रादर देन टाइपिंग वैल्यूज, जो उसके सेपरेट कैलकुलेशंस होते हैं, जो उसकी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, जो फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है उसको यूज करना सीखिए। सेपरेट कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है स्प्रेडशीट के अंदर। राइट, इसमें क्या होता है, जब आप टाइप करते हैं आंसर्स तो रिस्क ऑफ एरर आ जाता है इन एंटरिंग आंसर्स। लैक ऑफ वर्किंग शोन विल मेक इट हार्डर टू अवॉर्ड मार्क्स फॉर अ पार्शियली करेक्ट आंसर। एक और चीज, आपको अपनी वर्किंग्स बड़ी क्लियरली शो करनी है, क्लियर वर्किंग शो करनी है, और जब भी आप वर्किंग्स शो करेंगे उन वर्किंग्स को लेबल करेंगे जी। लेबल करेंगे मतलब वर्किंग नोट वन, W1 W2 या WN1 W2 ऐसा करके अपने वर्किंग नोट्स को लेबल करेंगे। आंसर जब करते हैं तो सीक्वेंस में, राइट सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में सवाल पूछा गया उसी सीक्वेंस के अंदर आंसर करेंगे। एंड अगर आप कैलकुलेशन शो कर रहे हैं ना, तो उसकी पूरी वर्किंग तो शो करनी ही करनी है। मेरे को सीधा ये नहीं बता देना कि मेरा वेरिएंस ये आ रहा था, उसकी पूरी वर्किंग शो करेंगे। सेक्शन सी के लिए स्पेसिफिकली उसकी पूरी वर्किंग शो करेंगे। राइट, उसकी पूरी पूरी वर्किंग शो करेंगे। एंड फाइनली जब आप कैलकुलेशन शो भी कर रहे हैं, फॉर्मूला भी शो कर रहे हैं, तो कैसे शो करेंगे, पहले हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसमें जो नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं जो पुट करनी है वो करेंगे, एंड फाइनली आंसर शो करेंगे। ये आपका अप्रोच रहना चाहिए, ये आपका अप्रोच रहना चाहिए जी।
तो अगर आप ऐसे आंसर करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली आंसर इन द राइट वे, एल्स एल्स आप हमेशा नंबर गवाएंगे। राइट, राइट। ऑन दैट नोट मैं इस एग्जामिनर रिपोर्ट को खत्म कर रहा हूं। आई होप दिस वुड हेल्प यू इन गेन मोर मार्क्स और टू अवॉइड लूजिंग मार्क्स। ये आपको एक राइट अप्रोच टू द एग्जामिनेशन बताएगी। राइट, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज एटलीस्ट आखिरी 3 से 4 एग्जामिनर रिपोर्ट जरूर पढ़ के जाएंगे, इंक्लूडिंग दिस वन। अगर नहीं है तो इस वीडियो को और पिछले हमारे वीडियोस को जाकर इस चैनल के ऊपर देखिए और इस एग्जामिनर रिपोर्ट के बारे में आप समझ जाइए। लास्ट 3 से 4 एग्जामिनर रिपोर्ट्स को जरूर एक बार एनालाइज करके जाएंगे। ऑन दैट नोट ऑन दैट नोट आपका इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, आई होप इस वीडियो से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले एंड जल्दी मिलेंगे और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड नमस्कार।